मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निक पावर टिप आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टॉपिक को देखेंगे जो कि ALP CBT 2 के लिए है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला रेलवे एग्जाम के लिए। तो क्या इसका सिलेबस रहेगा और हम क्लास में क्या क्या देखेंगे, तो इस पोर्शन को आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट को भी देखेंगे। तो क्या क्या सिलेबस हमारा रहने वाला है, तो उसको हम डिटेल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, RRB ALP एग्जाम का जो CBT नंबर सेकंड है, जो बच्चे CBT 1 को क्लियर करेंगे वही CBT 2 में बैठेंगे। अब CBT 2 में आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो आएगा आपका टेक्निकल का आएगा, पूरा किसका आएगा, टेक्निकल। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। पार्ट ए में आपका एक पोर्शन है जिसमें आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहने वाला है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पोर्शन रहने वाला है। इसमें हमको बेसिक साइंस के पोर्शन पढ़ने हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग के पोर्शन पढ़ने हैं। तो मैं अभी ज्यादा सिलेबस की बात नहीं करूंगा, हम जो पढ़ेंगे सिलेबस में वो क्या क्या पढ़ेंगे। अभी हमारे चैनल पर टेक्निकल का सब्जेक्ट तो चल रहा है, उसमें हमने टॉपिक वाइज चैप्टर करा रखे हैं। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके थ्योरी के रिलेटेड चैप्टर को देख सकते हैं, टेक्निकल वाले सारे पोर्शन, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा। तो इसका मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिक साइंस एंड ड्राइंग में आपका सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्शन का। किसका रहेगा, प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप। क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। इसमें हम आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है उसके बारे में देखेंगे। ये हुआ पहला टॉपिक। उसके बाद में इसमें आता है व्यूज। इसी के अंदर प्रोजेक्शन के अंदर ही टॉपिक होते हैं व्यूज का, जो दृश्य है। जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यूज को देखना, उसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन निकालना और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन निकालना। उसके बाद आपका आता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। क्या आता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ड्राइंग में आने वाले उपकरण कौन कौन से होते हैं। जैसे ड्राइंग शीटें होती है, उसके अलावा पेंसिल वगैरह होती है, कंपास होता है। तो ड्राइंग में जो जो चीजें चाहिए होती है, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड होता है, तो उन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आता है आपका लाइंस। ये रहेगा लाइंस। लाइंस में किस किस तरह की लाइनें खींची जाएगी, तो उस सब के बारे में हमको देखना है। उसके बाद में जियोमेट्रिक फिगर। ज्योमेट्रिक फिगर में हमको अलग अलग तरह की शेप देखनी है। शंकु होती है, आयत होती है, वृत्त होती है। इन सब की शेप के बारे में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब के बारे में देखना है। उसके बाद में आपका आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमको इस 5-6 टॉपिक के बारे में देखना है। तो पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन के अंदर ये आपका आता है एक टॉपिक व्यूज। उसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, इसको हम करेंगे सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे। तो ये हमारा पहले टॉपिक बनेगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद है लाइंस और ज्योमेट्रिक फिगर और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये 5-6 टॉपिक हमको है, ये हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग में सारे टॉपिक करने हैं। उसके अलावा बेसिक साइंस की भी हम अलग से क्लास जरूर लगाएंगे आपके लिए। तो पहला टॉपिक हम जो देखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का देखेंगे। समझ में आ रहा है सबको। देखो, पहला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीटें बनाते हैं या कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो उसके लिए हम किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग उपकरण बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारा सेट स्क्वायर आता है, ठीक है, और उसके अलावा टी स्क्वायर भी होता है, और उसमें हम अलग अलग तरह के पेंसिल वगैरह का भी यूज करते हैं, ठीक है, इरेजर वगैरह भी होता है। तो ये सारे साधन होता है। तो ड्राइंग उपकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड की। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, ड्राइंग बोर्ड की। आप सभी को साथ में नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा किस किस तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकता है। मैंने काफी शॉर्ट्स नोट्स बनाने की कोशिश की है, तो आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो हम देख सकते हैं ड्राइंग उपकरण, वो होता है हमारा ड्राइंग बोर्ड। क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड एक अपना इस तरीके से बोर्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है। इसमें यहां पर
एक भाग होता है जो क्या करता है, इसको स्लाइड करने काम आता है और लाइनों को खींचने के लिए काम आता है। समझ मारी बात सबको? तो यहाँ पर हम, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है, समझ मारी बात? हाँ ये हो रहा है, मेरे समझ आता है यार। चलो, तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है। ड्राइंग बोर्ड में हम ड्राइंग बोर्ड का यूज किसके लिए करते हैं? ड्राइंग शीट को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम आसानी से इसके ऊपर शीट रख के और ड्राइंग हमारी बना सकते हैं। ठीक है, अब ड्राइंग बोर्ड में देखिए, ड्राइंग बोर्ड बनता किससे? तो ड्राइंग बोर्ड केल कोमा जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। ओक की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? ड्राइंग बोर्ड केल, जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। हमसे ये पूछ सकता है कि ड्राइंग बोर्ड जो बना होता है किससे बना होता है? केल या जैतून की लकड़ी से बना होता है। ठीक है, आप इसका चाहे तो चित्र बना सकते हैं ड्राइंग बोर्ड का। ठीक है, इस तरीके से आपका ड्राइंग बोर्ड होता है। ठीक है, कौन सी लकड़ी से बना? तो केल, जैतून या ओक की लकड़ी से इसको बनाता है। अब देखिए, यहां पर इसका एक भाग होता है एबोनी। क्या बोलते हैं इसको? एबोनी पर क्या होता है? आपका जो टी स्क्वायर होता है वो सेट किया जाता है ऊपर नीचे, जिसके सारे क्या होती है, ये पट्टियां जो दिख रही है आपको, ये ऊपर नीचे होती है और अपन क्या कर सकते हैं, लाइनों को खींच सकते हैं आसानी से। समझ मारी बात? तो इसका एक भाग क्या होता है? इसका एक भाग एबोनी होता है। मैंने इसमें वही चीजें लिखी है जो पेपर में पूछने लायक है, फालतू कुछ चीजों को शामिल नहीं किया है। खास खास जो बातें एग्जाम पूछ जाती है वही मैंने इसमें इंक्लूड की है। ठीक है, जिसका एक भाग एबोनी होता है, जिसकी सहायता से पट्टियों को ऊपर नीचे करके लाइनें खींची जाती है। समझ मारी बात? तो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड किससे बनता है? तो केल, जैतून या ओक की लकड़ी से बना होता है। ये हमसे पूछ सकता है। इसका एक भाग एबोनी होती है। एबोनी का काम क्या होता है? इसमें पट्टियां लगी रहती है, स्लाइड होती रहती है ऊपर नीचे, वो हॉरिजेंटल रूप से होती है। ऊपर नीचे जब करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं? लाइनें खींच सकते हैं। समझ मारी बात? तो ऊपर नीचे करके लाइनें खींची जाती है इसमें। समझ मारी बात? तो ये हमारा हो गया ड्राइंग बोर्ड। D0 की मेजरमेंट की बात करें तो 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000 के बीच होती है। ठीक है, ये साइज होता है BIS के अनुसार है ये। ठीक है, आपको साइज याद करना पड़ेगा BIS के अनुसार। BIS के अनुसार ये ड्राइंग बोर्ड की माप होती है। D0 की 1500 से 1000 के बीच में। D0, D1, D2 और D3 तक चलता है। ठीक है, इसका कितना होता है? 1000। इसका कितना होता है? 700। इसका कितना होता है? 500। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना बनता है? 700। और ये कितना बनता है? 500। और ये बनता है 350। समझ मारी बात? फिर आगे इसकी ये भी होती है 25, 15 और ये बनता है 15। समझ मारी बात? तो ये साइज आपको याद करना। ये हमारी BIS के अनुसार ड्राइंग बोर्ड की माप है। देखिए, ये आपको मेजरमेंट याद करना पड़ेगा। ड्राइंग बोर्ड की माप आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि ड्राइंग बोर्ड की माप। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। तो ड्राइंग बोर्ड केल, जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। इसका एक भाग क्या होता है? एबोनी होती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? पट्टियों को ऊपर नीचे करते हैं ताकि हम लाइनें खींच पाए। किस पर? ड्राइंग शीट पर। इसके ऊपर हम क्या रखते हैं? ड्राइंग शीट को। ड्राइंग शीट को किसके ऊपर रखते हैं? ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। भाई बोर्ड होता है जिसके अपन क्या करता है? ड्राइंग शीट बनाने के लिए करता है। अब ड्राइंग बोर्ड की अलग अलग माप होती है। तो ये BIS के अनुसार ड्राइंग बोर्ड की माप होती है। तो D0 की मेजरमेंट कितनी रहती है? 1500 इंटू 1000 इंटू 25। ये सारी मेजरमेंट किस में? MM में। आपको ये ध्यान रखना है, अधिकतर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपको मेजरमेंट दी जाती है वो किस में दी जाती है? MM में। किस में देता है? MM में। जो भी मेजरमेंट देंगे किस में देंगे? MM में देंगे। तो पहली मेजरमेंट कौन सी? 1500 इंटू 1000 इंटू 25। उसके बाद में दूसरी क्या? D1 का है 1000 इंटू 700 इंटू 25। ये इसकी L, B और H है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। उसके बाद D2 की कितनी होती है? 700 इंटू 500 इंटू 15।
D3 कितनी होती है 500 इंटू 350 इंटू 15, ये इसकी अलग अलग साइज होती है, आपको याद रखनी है, इसको आपको डाटा याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे साइज पूछ सकते हैं कि D0 ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है, या D1 जो होता है उसकी माप कितनी होती है, आपको ऑप्शन देके पूछ सकते हैं। आप थोड़ा बहुत इसको 2-3 बार लिख के करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, और पेपर में अगर ऑप्शन भी आता है तो अगर आप याद किया रहेगा थोड़ा बहुत तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो D0 की माप कितनी होती है 1500 इंटू 1000, कितनी होती है D0 की माप 1500 इंटू 1000, 1500 इंटू 1000, 1500 इंटू 1000, D0 की माप कितनी होती है 1500 इंटू 1000, 1500 इंटू 1000। D1 की कितनी होती है 1000 इंटू 700, D1 कितनी होती है 1000 इंटू 700, 1000 इंटू D1 कितनी होती है 1000 इंटू 700, D0 कितनी होती है 1500 इंटू 1000, 1500 इंटू 1000, D1 कितनी होती है 1000 इंटू 700। ये वाला तो लास्ट वाला तो रह जाएगा याद, क्यों, क्योंकि इसमें 25 25 15 और 15 है। तो D0 का याद हो गया 1500 इंटू 1000, कितना होता है 1500 इंटू 1000। D1 कितनी होती है 1000 इंटू 700, 1000 इंटू, D0 कितनी होती है 1500 इंटू 1000, 1500 इंटू 1000, D1 की 1000 इंटू 700, D2 की याद करते हैं 700 इंटू 500, 700 इंटू 700 इंटू, ठीक है। यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा बड़ा रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो 700 इंटू 500, D3 कितनी रहेगी 500 इंटू 500 इंटू, D2 कितनी होती है 700 इंटू 500, 700 इंटू 500, D3 कितनी होती है 500 इंटू 350। तो ये सारे आपको याद रखनी है। ये BIS के अनुसार ड्राइंग बोर्ड की मैंने मेजरमेंट बता दी है। D0 कितनी होती है 1500 इंटू 1000 होती है, इसकी कितनी होती है 1000 इंटू 700, D2 कितनी होती है 700 इंटू 500, और ये कितना होता है 500 इंटू 750, ठीक है, ये इसका आधा है जस्ट, ठीक है, 500 इंटू 350। तो ये आपको ड्राइंग बोर्ड की माप याद रखनी है। ये आपसे एग्जाम पूछ जा सकती है डायरेक्ट कि D0 ड्राइंग बोर्ड की माप कितनी होती है, D1 की माप क्या होता है। एक बार आप 2-3 इसको लिखेंगे तो याद रह जाएगा। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी माप कितनी होती है, तो अगर आपने 1-2 बार इसको पढ़ा हुआ भी है ना तो भी ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा ढंग से, इसकी मेजरमेंट आपसे पूछी जा सकती है। देखिए जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन करता है। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड किसका बनता है, केल, जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है, ठीक है। इसका एक भाग क्या होता है एबोनी होती है। एबोनी का काम क्या होता है, उसको ऊपर नीचे करना पट्टियों को, जिससे क्या कर सके हम समांतर लाइनें खींच सके, किसमें, ड्राइंग शीट में। समझ में आ गई बात। तो ये होता है आपका ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड की मेजरमेंट बता दी 1500 1000 इंटू 25, D1 की 1000 700, इसकी 700 500 और इसकी 700 इंटू 350। ये आपकी ड्राइंग बोर्ड की मेजरमेंट हो गई। देखिए हमने आपको ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताया, अब बात करते हैं टी स्क्वायर की। टी स्क्वायर का यूज किसके लिए करते हैं, इसका उपयोग ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए, क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, टी स्क्वायर का यूज किसके लिए करते हैं, ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। टी स्क्वायर जो होता है किससे बना होता है, तो टी स्क्वायर किसका बना होता है, टी स्क्वायर आपका बना होता है सागवान की लकड़ी से, सागवान की लकड़ी से बना होता है, लकड़ी से बना होता है। क्या होता है, सागवान की लकड़ी से बना होता है। टी स्क्वायर का यूज किसके लिए करता है, ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए। ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखा खींचने किसके लिए प्रयोग करता है, टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर किसके लिए करता है, क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए करता है। इसका बनना किससे होता है, सागवान की लकड़ी से बना होता है। तो इस तरीके से आपका टी स्क्वायर होता है कुछ, देखिए, ठीक है। और इस तरीके से आपका टी स्क्वायर बना होता है, ठीक है। इसका ये भाग होता है एज, ठीक है, एज वगैरह होता है। इसका यूज किसके लिए करता है, क्षैतिज लाइनों को खींचने के लिए किया जाता है। समझ मारी बात। तो ये इसका एज हो गया। तो टी स्क्वायर किससे बना होता है, सागवान की लकड़ी से बना होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसे 90 डिग्री पर सेट करता है। कितने डिग्री सेट करता है,
तो सेट स्क्वायर को कितने डिग्री पर सेट करता है? 90 डिग्री पर आपका जो सॉरी टी स्क्वायर जो आपका होता है वो 90 डिग्री पर आपका सेट किया जाता है। समझ हमारी बात? अच्छा, इसकी ब्लेड की लंबाई पूछते हैं। इसके ब्लेड की लंबाई 500 mm से 1500 mm होती है। कितनी होती है? 500 से 1500 होती है। समझ हमारी बात? 500 से 1500 mm इसकी ब्लेड की लंबाई होती है। ब्लेड के 500 mm से 1500 mm लंबाई का होता है, लंबाई का होता है। ठीक है, तो टी स्क्वायर का यूज किसके लिए करते हैं? क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए। टी स्क्वायर यूज किसके लिए करते हैं? क्षैतिज रेखा खींचने के लिए। समझ में आ गई बात? बनना किससे होता है? किससे बनता है? सागवान की लकड़ी से बना होता है। कितने डिग्री पर सेट होता है? 90 डिग्री पर सेट किया जाता है। ब्लेड की लंबाई पूछते हैं 500 से 1500 mm। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, अब देखते हैं BIS के अनुसार टी स्क्वायर की लंबाई। भाई BIS के अनुसार टी स्क्वायर की लंबाई कितनी कितनी होनी चाहिए? तो T0 की लंबाई कितनी होती है? 1500। T1 की लंबाई कितनी होती है? 1000। T2 कितनी होती है? 750 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, T0 की 1500, T1 की 1000 और T2 की 750। और एक बनता है आपका T3, वो बनता है 500। ठीक है, तो T0, T1, T2 और T3 इनकी मेजरमेंट याद रखनी है आपको BIS के अनुसार टी स्क्वायर लंबाई। ठीक है, T0 कितनी होती है? 1500। T1 कितनी होती है? 1000। T2 की 750। T3 की 500। T0 1000, सॉरी T0 1500, T0 1500, T1 1000, T2 750, T3 500। तो ये आपको टी स्क्वायर की लंबाई याद रखनी है BIS के अनुसार। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने अलग अलग मेजरमेंट के लिए दे रखा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि टी स्क्वायर की लंबाई जो होती है वो T0 के अनुसार BIS की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? T0 की 1500 mm होती है। तो ये सारी मेजरमेंट किसमें है? mm में। तो ऐसा आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं हम सेट स्क्वायर क्या होता है। सेट स्क्वायर का यूज किसके लिए करते हैं? तो ड्राइंग शीटों को बनाने के लिए सेट स्क्वायर यूज किया था। इसमें कोण वगैरह बनाने के लिए इसका यूज करता है। ठीक है, तो ड्राइंग शीट पर कोण बनाने के लिए, ठीक है, किया जाता है। उसके अलावा इसका यूज आइसोमेट्रिक जो व्यू बनता है वो प्रोजेक्शन बताऊंगा, ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक व्यू, इसका उपयोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं, की ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। समझ में आ गई बात? तो वैसे तो कौन बनाने के लिए कहता है, मेन इसका यूज किसके लिए करता है? ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन बनता है, प्रोजेक्शन जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक जो व्यू बनता है उसके लिए किसका यूज करते हैं हम? सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है। सेट स्क्वायर खुद किसका बना होता है? तो सेट स्क्वायर पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। पारदर्शी याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक याद रख लीजिए, पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। पारदर्शी प्लास्टिक का कौन बनता है? सेट स्क्वायर बनता है। सेट स्क्वायर का यूज किसके लिए करता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब बनाते हैं उसकी ड्राइंग जब बनाते हैं, जब आपको एक ऑर्थोग्राफिक दे देते हैं प्रोजेक्शन, उससे आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए इसका यूज करता है, सेट स्क्वायर यूज करता है। ठीक है,
अभी प्रोजेक्शन के बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगी, प्रोजेक्शन एक बड़ा टॉपिक है, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अभी मैं सिर्फ इसी की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। तो सेट स्क्वायर किसका बना होता है? पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। अब देखिए सेट स्क्वायर खुद दो टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहले टाइप में, ठीक है, 30, 60 और 90 का बनता है कौन? पहले टाइप में 30, 60 और 90 का कौन बनता है? और दूसरे टाइप में 45, 45 और 90 का बनता है। पहले टाइप में 30, 60, 90 का बनता है और दूसरे टाइप में 45, 45 और 90 का। ये क्या चीज है बताता हूं मैं इसको। 30, 60, 90 का बनता मतलब क्या है कि सेट स्क्वायर का पहला कोण कितने का बनेगा? 30 का, दूसरा बनेगा 60 का, ठीक है, और तीसरा 90 का। बताइए 30, 60 कितना हो गए? 90, 90 और 90 180 हो गए। समझ में आ रही बात? क्योंकि सेट स्क्वायर खुद किस शेप का होता है? त्रिभुजाकार शेप का होता है। किसका होता है? त्रिभुजाकार शेप का होता है। समझ में आ रही बात? और दूसरा क्या होगा इसमें? पहला कोण 45 का, दूसरा भी 45 का, तो तीसरा कितने का बनेगा? 90, 90 का बनेगा भाई। 45, 45, 90, 90 और 90 180। तो दूसरे टाइप में दो 45 के कोण बनेंगे, तीसरा किसका? 90 का। पहले टाइप में एक 30 का, दूसरा 60 का, तीसरा 90 का। ये आपको ध्यान रखना है। पहले टाइप में क्या बनेगा? पहला कोण 30 का, दूसरा 60 का और तीसरा 90 का। ये आपको ध्यान रखना है। पहला कोण 30 का, दूसरा 60 का, तीसरा 90 का। पहला 30 का, दूसरा 60 का, तीसरा 90 का। ये आपके कोण बनते हैं इसमें सेट स्क्वायर में। दूसरे टाइप में दो कोण 45 के, दो कोण 45 के, तीसरा 90 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी शेप बनी होती है। अब मैं आपको सेट स्क्वायर का डायग्राम बना के बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगी चीज। देखिए ये आपका एक सेट स्क्वायर है, ठीक है। इसमें एक कोण आप कितने का बनेगा? 30 का, दूसरा 60 का, तीसरा किसका बनेगा? 90 का। 30, 60 और 90। और दूसरा टाइप का आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। ये आपका सेट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें आपका दो कोण किसके बनेंगे बताइए? 45 के। ये भी 45 का होगा और ये भी, तो ये तीसरा अपना आप किसका बन जाएगा? 90 का। यही मैं बात बताना चाहता था, दो टाइप के सेट स्क्वायर बनते हैं। इसमें पहला कोण किसका बनता है? फर्स्ट एंगल इसमें किसका है? 30 का है, दूसरा 60 का, तीसरा 90 का है, ठीक है। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेट स्क्वायर में कोण का मान निकालना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। पहले ये देख लीजिए, पहला कोण 30 का, दूसरा 60 का और तीसरा 90 का, ठीक है। इसमें दो कोण 45 के, भाई आपको दिख रहा है पहला कोण किसका? 45 का, दूसरा भी, तीसरा, ये तो पता ही सबको कि त्रिभुज के तीनों एंगल का मान कितना होता है? 180 होता है, सबको पता है ना भाई। त्रिभुज के तीनों एंगल का मान कितना होता है? 180 होता है। तो ये 30 और 60 कितना हो गया? 90, 90, 90 180 हो गया। ये 45, 45, 90, 90 और 90 180 हो गया। समझ गए? दो टाइप के सेट स्क्वायर बनते हैं। चलिए दोबारा रिवीजन करते हैं। सेट स्क्वायर किसका बना होता है? पारदर्शी प्लास्टिक का। यूज किसके लिए करते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए। ऑर्थोग्राफिक जो व्यू होता है या ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर खुद किसका बना होता है? प्लास्टिक का। किसका बना होता है? प्लास्टिक का। यूज किसके लिए करते हैं? बता दिए, कोण वगैरह बनाने में, ठीक है। और क्या बताया था कि इसमें दो टाइप के बनते हैं। एक टाइप तो इसमें सेट स्क्वायर जो बनता है जिसमें दोनों कोण 45 के और तीसरा 90 का होता है, और दूसरे टाइप में एक 30 का, एक 60 का और तीसरा 90 का बना होता है, ठीक है। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों इसमें ये 90 का बनेगा, ये मैंने गलती से 45 लिख दिया था, यहाँ पर ये बनेगा 90 का और ये 45 होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन को देख लेते किस तरीके से बनता है। अब देखते दोस्तों इस पर बेस्ट जो क्वेश्चन है किस तरीके से पूछाता है। ये आपको एक सेट स्क्वायर दिख रहा है, ये आपका सेट स्क्वायर है। अब इसमें यहां पर पूछा है कि इसमें कोण अल्फा का मान कितना होगा। इसमें कोण अल्फा का मान कब होगा? अच्छा, इसमें एक एंगल जो आपका है, इसमें एक जो एंगल आपका कितने का है? 90 का है। एक एंगल कितने का है? 90 का है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा क्या है
कि 45 डिग्री कोण वाले 45 डिग्री कोण वाले सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान बताइए। कोण अल्फा का मान बताइए। तो 45 डिग्री कोण वाला जो होता है बताइए, मैंने बताया था 45 डिग्री कोण वाले में दो 45 के बनता है, तीसरा 90 का। तो ये बना दिया एक 90 का, बाकी दोनों किसके बनेंगे 90 के। अब हमको ये कोण अल्फा का मान पूछा है, बताइए कैसे निकालेंगे। तो आपको एक चीज मैं बताता हूँ, सुनिएगा। जैसे एक ये सरल रेखाखंड है, सरल रेखाखंड है, आपको सिंपल लाइन दिख रही है सीधी। इस पर जो बनने वाला कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 का होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं तो पूरा एंगल जो बनेगा 180 का बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब बताइए मुझे, ये जो इस पर जो कोण बन रहा है ये वाला, मैं कोण सिर्फ इसकी बात करता हूं एक बार, ये डैश डैश इसलिए कैंसिल बना। इस कोण का मान कितना होगा बताइए मुझे, थीटा का। इस पे कोण थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। कितने का है? कोण थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री है। इसका मान भी कितना है? 45 डिग्री है। तो यहाँ पर 45 डिग्री ये बन गया, कितना बन गया? थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री है। तो इस कोण अल्फा का मान नहीं आ सकता हमारा, कितना आएगा? तो 180 माइनस 45 कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, तो 135 डिग्री इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये समझ में आ रहा है? 180 माइनस 45, ये आपका 135 डिग्री का कोण बन गया। तो इस तरीके से आप एक 45 डिग्री कोण वाले में कोण अल्फा का मान बता सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी करने के लिए देता हूं, ठीक है? करके बताइएगा आप मुझे। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया, 45 डिग्री कोण वाला सेट, इसके हम कोण अल्फा का मान बताइए, इसमें मान कितना होना चाहिए बताइए। देखिए ये वाला जो रेखाखंड होगा पूरा कितने 180 का होगा। आप पता है कि ये कितने का कोण है? 90 का है। तो ये 90 का है, ये कितने का बनेगा आपका? 90। तो 90 90 180, तो ये कोण कितने का बनेगा आपका? ये वाला तो आपको पता है 90 का बनेगा, तो ये कितने का बनेगा? ये भी 90 का। तो कोण अल्फा बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 90, कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। टोटल कोण जो बनेगा कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। भाई पूरा जो एक रेखाखंड बनेगा 180 बनेगा। यहाँ पर 90 कैसे है? देखो ये 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, ये सीधा कोण 90 का है। ये पूरी रेखाखंड 180 की होती है, तो 180 में से 90 घटो कितना बचेगा? कोण अल्फा 90 डिग्री हो गया। समझ में आ गई बात सबको? यानी अब क्वेश्चन आपको दिए, देखो इधर देखिए, 30 से 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान बताना है आपको। 30 से 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान बताना है, ठीक है? तो ये हमको एक सेट स्क्वायर 30 60 वाला देख रहा है, ये यहाँ पर कोण क्या है? 90 का है, ठीक है? तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 30 का बनेगा। और यहाँ कितने का बनेगा? 60 का बनेगा। समझ में बात नहीं आ रही? तो ये कोण कितने का बनेगा? 180 माइनस 30 कर दो, 180 माइनस 30 के कितना गया? 150 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? दोस्तों आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपकी हमारी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसमें हमने बहुत मेहनत की है, तो वीडियो को अधिक से शुरू किया और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, जय हिंद जय भारत।